Welcome back to my channel The Circuital Mind. In today's video we will start chapter 9 light reflection and refraction of class 10th NCERT. So in this video we will cover these topics. तो शुरू करते हैं कि chapter 9 light reflection and the refraction. So this is the first chapter of this class 10 science physics का first chapter है. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया लाइट क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दी लाइट. लाइट होती क्या है? लाइट कुछ नहीं है, जस्ट लाइक जैसे तुमने 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, तुमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था. सिमिलरली लाइट इज आल्सो एन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है. दैट एनेबल्स, इससे अपन को क्या करता है, दिखता है कि दैट एनेबल्स अप्स 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 टू सी ऑब्जेक्ट. अब इस लाइन को समझते हैं सिंपल. लाइक एक कोई बंदा है और इधर से सनलाइट आ रहा है. मैंने बोला कि इधर से मेरे पास सनलाइट आ रहा है और मेरे पास इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो सनलाइट इस पे पड़ेगी. इधर पड़ी सनलाइट, इसने रिफ्लेक्शन करा. रिफ्लेक्शन भी आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. तुमको पता होगा, 7th में तुमने पढ़ा हुआ. इधर से लाइट स्ट्राइक हुई, कैसे भी हुई, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, इसकी आंख में गया, बंदे की आंख में गया, प्यारी प्यारी आंख है इसकी, बना देते. बंदे की आंख में गया, इधर कुछ रेटिना वेटिना होता है, तो क्लास अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, कलरफुल आई है द वंडरफुल वर्ल्ड में. इससे हुआ, इधर से इमेज बन गई. सो इफ देयर इज नो लाइट, इफ नो लाइट मीन्स नो इमेज. नो इमेज मतलब हम किसी को नहीं देख पाएंगे, उसको भी नहीं देख पाएंगे, किसी को नहीं देख पाएंगे. So this is the importance of light. It is a form of energy है, enables us to see object. Just like इसकी तरह सनलाइट आई, इधर और रिसोर्स भी हो सकता है, कोई अदर लाइट रिसोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है. स्ट्राइक एनर्जी ने स्ट्राइक हुआ, लाइट रे फॉल हुई, अपनी आई पे गई, आई ने रेटिना ने इमेज बनाया, इमेज से हमको ये ऑब्जेक्ट दिख गया मेरे को. अगर तो कोई लाइट नहीं होती तो कोई इमेज नहीं बनती, हम किसी को भी नहीं देख पाते. सो नाउ दिस इज दी. अब चलते हैं लाइट के बारे में, और कुछ 2 पॉइंट है वो ज़रूरी है, वो देख लेते हैं. तो लाइट हैज़ ड्यूल नेचर. ये लाइन को बस तुम अभी बस याद कर लेना, ज़्यादा इसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना. ये 12th क्लास में आता है इसका डीप. जो भी पीसीएम लेगा वो 12th क्लास में पढ़ेगा इसको. इट हैज़ पार्टिकल नेचर एंड इट हैज़ वेव नेचर. In wave nature we consider light has wave, and इधर पार्टिकल नेचर में भी कंसिडर इट हैज एन फोटोन कंसिडर करते हैं. एक फिनोमेना है जो तुम्हें याद रखना है, जो डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव नेचर को जो प्रूफ करता है, डिफ्रैक्शन. ये क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10th इसी चैप्टर में लिखा हुआ डिफ्रैक्शन इंट्रोडक्शन के टाइम पे. एंड पार्टिकल नेचर का तुम एक याद रख सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मैं पूरा लिख देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल. पार्टिकल नेचर में वो लाइट फोटोन की तरह यूज लेते हैं, हम लाइट को फोटोन कंसीडर करते हैं. फोटोन क्या होता है तुम आगे जाके बढ़ोगे. और वेव नेचर में उसको वेव की तरह कंसीडर करते हैं. ओके, इधर सिंपल है. इधर तक सिंपल था कि मेरा वेव नेचर हो गया और मेरा पार्टिकल नेचर हो गया. तो ये चैप्टर तो लाइट है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तुमने अगर देखा होगा तो इसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं. तो इसको ये रे ऑप्टिक्स कहाँ से आ गया? लाइट तो वेव नेचर थी, पार्टिकल नेचर था, उसका तो ड्यूल नेचर था, तो इसको ये रे कहाँ से बीच में आ गया? तो हम समझते हैं वाई वी कंसिडर. अब इधर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई वी कंसिडर लाइट एज अ रे. इस चैप्टर में रे की तरह कंसिडर करते हैं लाइट को. सो लेट आंसर दिस. तुमको पता हुआ लाइट एक वेव है, मैंने अभी तुमको बताया, इट इज एन वेव. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. इस वेव की, हर एक वेव की वेवलेंथ होती है. एवरी वेव हैज वेवलेंथ. तो लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो 10⁻⁻⁷ मीटर, 10⁻⁻⁸ के ऑर्डर की होती है.
So in this world, when we deal mainly with object we see, object we see in this world, and वो क्या है, बहुत बड़े हैं, they are very big in size, even they are, even वो सेंटीमीटर हो या फिर मिलीमीटर क्यों ना हो, as compared to as compared to light as compared to light as compared to light, ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। देयर देयर फोर वी कंसिडर लाइट, वी कंसिडर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैं जो अभी लिखने वाला हूँ। दैट्स वाई वी कंसिडर लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट line from one point to another, वरना लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती ऑलवेज, और ये क्लास एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ऐसा उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन वो जिस दिन क्वेश्चन बनाएंगे वो पूछ सकते हैं। तो दैट्स वाई इज इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इस बात को तुम याद रखना, ये किसी दिन क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई क्लास 10 से, क्योंकि इन्होंने लिखा है क्लास 10 में। नाउ तो रे की डेफिनेशन, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रे, दैट्स वाई वी स्टडी इट हैज एन रे, इट हैज अ रे। अब रे की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल सा है, इट इज एन इमेजनरी इट इज एन इमेजनरी इट इज एन इमेजनरी straight line is an imaginary straight line, path followed by light, this is the simple definition of रे। तुम्हें रे की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इसमें बहुत बार रे आता है लाइन में। एंड बीम ऑफ रे is called as the bundle of search rays are called as the बीम ऑफ द रे। सिंपल था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि लाइट क्या होता है, लाइट फॉर्म ऑफ एन एनर्जी होती है, लाइट के ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। पार्टिकल में जो भी कंसीडर करते हैं उनको छोड़ो, पार्टिकल का एक एक फिनोमेना का नाम था, तो वेव नेचर पार्टिकल नेचर प्रूव करता है। तो अगर दो ड्यूल नेचर था तो ये रे ऑप्टिक्स कहाँ से आया, हमने लाइट को रे की कंसीडर करा, तो लाइट रे इसलिए कंसीडर हुई क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट में डील करते हैं तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो दैट्स वाई कंपैरिजन एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। सो दैट्स वाई वी कंसिडर लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन दिस वर्ल्ड, मतलब जहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होती है, लेकिन लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। तो दैट्स वाई वी स्टडी इट एज एन रे बोले तो रे की डेफिनेशन एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द लाइट, सिंपल बीम ऑफ रे। नाउ वी सी द मेन, इधर हाँ देयर इज एन मोर कंसेप्ट, बस कंसेप्ट नहीं है, बस तुम्हें एक डेफिनेशन याद होना चाहिए डिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की, क्योंकि ये एनसीईआरटी कहती है, दिस इज रिटन इन एनसीईआरटी, when the size of object is in the order of the wavelength of the light, then the light bends, it no longer state. This is called as
दिस इस फिनोमेना को ही हम कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन। बस तुम्हें डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन याद होना चाहिए, सिंपल था, सिंपल सा क्वेश्चन। तो इधर तक हमने सब जान लिया कि लाइट क्या होता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, रे की कंसिडर करा, सिंपल सा। अब आ जाता है प्लेन। सबसे पहले डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन तो रे ऑप्टिक्स में 10th क्लास में हम दो फिनोमेना को स्टडी करते हैं, टेंथ के लेवल पे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। तो अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आने वाली वीडियो में। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो सिंपल सा, अभी तक तुमने कुछ पढ़ा होगा। लेट कंसिडर करते हैं, एक मेरे पास एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस है ये मेरे पास। इधर से मेरे पास कोई लाइट सोर्स है, इधर मेरे पास कोई लाइट सोर्स है, एंड वो मेरे पास इधर से लाइट आई, देन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दिस इज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश है ये, पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, एक और लाइट आई, बहुत सारी लाइट आती है इधर। हम शो एक या दो करते हैं, एक या दो करते हैं। इधर तुमने नोटिस करा होगा, इधर से लाइट आ रही है, इधर इस पार्ट से लाइट आई, वो उसी पार्ट में जा रहा है, मतलब इस पार्ट में जा रहा है। पार्ट का मतलब क्या है? मीडियम। सो इसकी डेफिनेशन, व्हेन द लाइट रे bounce back to the same medium, bounce back to the same medium। इधर तक डेफिनेशन नहीं हुई कि स्ट्राइक हुई है, ये बाउंस हो गई, इधर आई, बाउंस मतलब यही, इसका मतलब हो गया बाउंस, लेकिन स्ट्राइक भी हुई थी, तो इसलिए मेरे को डेफिनेशन में स्ट्राइक भी लिखना होगा। तो ऐसे तुम समझ के डेफिनेशन लिखोगे तो याद करने का भी नीड नहीं पड़ता। व्हेन द लाइट रे बाउंस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग, after striking, let me take another page. One second. Yeah, after striking the surface, after striking the surface. So this phenomenon, इस phenomenon तुम लिख लेना, this is called reflection। तो इसको ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं, सिंपल। When a light ray bounces back to the same medium after striking the surface, this is called reflection. Now there is two laws of reflection. There is two law of reflection. Law of reflection. This is very important. इधर से 2 या 3 मार्क्स का वो सीधा बोलता है कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखो और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो। सो सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। सो फर्स्ट मैं लिखता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में, फिर मैं इसका लॉन्ग फॉर्म में लिखूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड थिंग इज दैट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे, सॉरी, दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाता हूँ उसको। We take control plus V, yeah. This is the definition. Now this is the an reflecting surface, that some dark man। ये मेरा हो गया सरफेस, इसको ये मिरर है, मिरर बोले तो सरफेस ही है। नाउ दिस इज द लाइट रे, जो मतलब दिस द लाइट जो इंसिडेंट होती है, वो इंसिडेंट रे बोले तो द लाइट विच इज इंसिडेंट, जो मतलब फॉल हो रही है, विच इज फॉलिंग ऑन द सरफेस, इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या होती है? रे फॉलिंग ऑन सरफेस, इसको द इंसिडेंट रे। सिंपल सा, इंसिडेंट रे इधर फॉल हुआ, रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, नॉर्मल ये। अब ना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे कौन सी होगी? इसके बीच का एंगल, एंड द नॉर्मल to the surface, this is called the angle of incident ray. This is the normal and this is the angle of incident, this is called as the angle of incident। just like this, angle of incidence बोल लो, angle of incident बोल लो, सेम बात है। now this is also called as the angle of reflection, this is similar। the angle between, इसकी डेफिनेशन तुम खुद भी लिख सकते हो, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे
एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पूरा ऐसा लिखना चाहिए। लिख देता हूँ मैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नाउ यू कैन राइट द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होने वाला है अगर तुम बड़े फॉर्म में लिखोगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में थोड़ा इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। सेकेंड लॉ को मैं कैसे लिखूंगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, वन नोट दिस पॉइंट, इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको नॉर्मल रे नहीं बोलते, तो कुछ लोग नॉर्मल रे भी बोलते, तो नॉर्मल रे नहीं बोलना इसको। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, द सरफेस to the surface at the point of incident, at the point of incident line same plane। अब इसको मैंने इतना लंबा क्यों करा, अब मैं तुम्हें एक और बता देता हूँ। नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो इसका मीनिंग समझते हैं। तो अभी जैसे 10th क्लास में कंसीडर करते हैं कि मिरर ऐसा होता है, मतलब प्लेन मिरर ऐसा हुआ या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा मान लेते हैं मैंने, तो मेरे बोल लेते इस पॉइंट पे मेरा लाइट फॉल हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये लाइट होने वाली है इंसिडेंट रे, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे फॉल हो रहा है वो ऑन द सरफेस पे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसलिए बोला, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो भी नॉर्मल होगा टू द सरफेस में, नॉर्मल ये होने वाला नॉर्मल टू द सरफेस, इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी। एंड दिस इज अगेन रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस इज इफ आई कंसिडर इट एज आई एंड इसको मैं आर ले लेता हूँ, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करता हूँ, सिंपल। now we will talk about the types of mirror. One more thing is that this law of reflection is applicable to all type of reflecting surface, to all type of surface एट ऑल पॉइंट्स, मतलब कोई भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं सरफेस पे, क्योंकि सरफेस ना रफ भी हो सकता है, तो रफ हुआ तो मैं इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ, उधर भी, जरूरी नहीं है कि सरफेस प्लेन ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम कंसिडर करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेन मिरर, first of all we talk about the plane mirror। तो प्लेन मिरर क्या होता है, इस लाइक का, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट होता है। अगर मैं ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लूँ, तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। इधर से वो पूछता है कि मेरे को राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय एन प्लेन मिरर, उसमें 4 पॉइंट लिख के आने रहते हैं, तुमको 3 या 4 मार्क्स का आता है, फुल मार्क्स देते हैं भाई वो। तो लेट्स कंसिडर, मैं इधर एक बंदा खड़ा कर देता हूँ, लेट आई टेक इट दिस इज एन पर्सन, इसका नाम है, मान लेते हैं श्याम। तो इस श्याम को जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे इधर मेरे को इमेज मिलती है। जैसे हम रोज अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो सामने मेरे को मेरी इमेज दिखती है, तो उसका रे डायग्राम कैसे बनता है, तो मैं एक रे लेऊंगा कि एक रे मेरी निकल रही इधर से, नाउ इधर से रे निकली, इधर से रे निकली और इधर से ही चली गई। ये इधर से क्यों चली गई इसको भी देख लेते हैं। इधर मेरे पास लाइट फॉल हुई थी, लाइट इधर फॉल हुई। नाउ अगर मैं देखूं तो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है नॉर्मल और उसके बीच में इधर, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री नहीं है। देखो मैं दोबारा तुम्हें फिंगर में दिखाता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरे को सरफेस से नहीं मेजर करना, मैं मेजर करता हूँ नॉर्मल से, उसके नॉर्मल से। तो इधर नॉर्मल ही है, यही नॉर्मल है इसका और यही इंसिडेंट रे है, तो इनके बीच का एंगल आई इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी 0, मतलब वो वापस बाउंस बैक हो जाने वाली है। इधर से ये हो गया। अब मैंने इस पॉइंट से पॉइंट कंसीडर करा, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये थीटा एंगल से चली जाएगी। मैं इसको ऐसे करूँगा, मेरे को इधर इमेज मिल जाएगी, सिंपल एक मेरे को इमेज मिल जाने वाली है
उसी ओरिएंटेशन में। सो प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। डायरेक्ट इमेज क्रिएट होती है इससे, डायरेक्ट इमेज क्रिएट होती है। लिटरली इन्वर्टेड होता है, एंड द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो टर्म्स आए तुम्हें, वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट इमेज, लिटरल इन्वर्टेड, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा जब री डायग्राम के ऊपर वीडियो डालेंगे, तो उसमें बताऊंगा रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ये सब क्या होता है। सो नाउ द सेकंड टाइप ऑफ मिरर, या फिर तुम मेन इसको ही बोल सकते हो, सेकंड टाइप नहीं, क्योंकि इसी मिरर के ऊपर पूरा डिस्कशन होगा। दी स्फेरिकल मिरर ना होता है, तुम्हें स्फेरिकल से सुन रहा होगा, मतलब स्फेयर बनेगा। तो मैं लेट आई ड्रॉ एन स्फेयर ड्रॉ कर लिया। अब इसको मान लो, अब मैं क्या करता हूँ कि इधर से मैं एक कट लगा देता हूँ। आई कट दिस, मैंने इसको कटिंग करा, मैंने इसकी कटिंग करी, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचा दिस वे, मेरे पास बचा दिस होलो स्फेयर लेते हैं, तो होलो स्फेयर लेते हैं नाउ दिस वे, ये बचा मेरे पास। अब इसको मैं प्रेजेंट करने के फॉर्म में मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। नाउ मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसमें बाहर भी पॉलिशिंग कर सकता हूँ, मैं बाहर कर सकता हूँ, मतलब आउटर सरफेस पे पॉलिशिंग मैं कर सकता हूँ, इनर सरफेस पे। तो लेट डू इट। मैंने कर दिया, बाहर पॉलिशिंग कर दी, ये पॉलिशिंग का साइन है, पॉलिशिंग। नाउ मैंने एक बार अंदर कर दिया, तो मीन्स ये कुछ बन गया। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। अभी मैं इनकी सबकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लेने का। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, तो मतलब ये किससे बना है? ये इज एन पार्ट ऑफ अ स्फेयर से बना है, स्फेरिकल मिरर था। स्फेरिकल मिरर क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, वो पार्ट ऑफ अ मिरर है, पार्ट ऑफ द मिरर है। तो यही डेफिनेशन होती है इसकी, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो दिस इज दी डेफिनेशन। सिंपल सी अब डेफिनेशन लिख देते, उसको कैसे लिखते? तो ऐसे लिखते, डेफिनेशन कभी रटनी नहीं चाहिए। स्फेरिकल मिरर डेफिनेशन जब तक तुम रटोगे, डेफिनेशन तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो स्फेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ अ मिरर, या फिर लिख दो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो पता है होगा ये तुमको, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मेड from part of a sphere. It's made from part of a sphere. देखो एनसीईआरटी की डेफिनेशन तुम पढ़ोगे तो फॉर्म्स स्फेयर ऐसे कुछ उसने लिख रखा, जिससे तुम कंफ्यूजन होता है। दोनों का मतलब सेम ही है। A mirror whose reflecting surface is made from the part of a sphere. पार्ट ऑफ स्फेयर क्यों लिखा मैंने, पूरा स्फेयर क्यों नहीं लिखा, ये इसको भी ध्यान लेते हैं। इस मेड फॉर्म अ स्फेयर, अगर मैं मेड फॉर्म अ स्फेयर लिखता मतलब ये पूरे स्फेयर से बना हुआ है, लेकिन ये पूरे स्फेयर से नहीं बनता, इसलिए मैंने लिखा है इस मेड फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, मीन्स ये पार्ट ऑफ अ स्फेयर से बना है, तो इसलिए इसको मैंने ऐसे लिखते हैं। तो इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मैंने काट के दिखाया था तुमको। वो हो सकता है, वो इनवर्स भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, नाउ इट कैन आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड है तो वो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो क्या होता है? कनकेव होता है। आउटवर्ड है तो वो कन्वेक्स होता है। अब तुम इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हो इससे, दिस इज अ टाइप ऑफ फिलोसॉफी। अब तुम इससे कनकेव की डेफिनेशन लिख सकते हो। कनकेव मिरर क्या होने वाला है? इट इज एन स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, सिंपल। कन्वेक्स मिरर की लिख सकते हो तुम लोग, कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो। तो डेफिनेशन ऐसे लिखो, याद नहीं करना डेफिनेशन। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is
आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, सिंपल। तो कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। एक बात और, लेट आई आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। इज दिस or this one? One second. I'm asking one question from you. One convex mirror, concave mirror, or this one? Which one of these? Which one of this? This is convex mirror. दिस इज कन्वेक्स मिरर। इन दोनों में से कौन सा कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर है, तुम्हें ये कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। ये वाला या फिर ये वाला कन्वेक्स मिरर कौन सा है, ये तुम्हें तुम्हें बताना है। ये मैंने डेफिनेशन ये बताया था, कनकेव मिरर इधर होता है जहाँ पर जिसका कर्व इनवर्ड होता है। कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। तो इधर जो भी है तुम देखना और तुम मेरे को आंसर देना, सिंपल। नाउ वी talk about some important terminology, some important terms जो इसमें यूज होने वाली है। तो सबसे पहले आता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं पूरा लिखता हूँ इसको, शॉर्ट फॉर्म नहीं इसमें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर तुम्हें कुछ घबराना नहीं है इससे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वो क्या है, वो कुछ नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर में तुम डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इट इज द पहले समझते हैं इसको। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर from which the spherical mirror is formed, simple, it's formed। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, जो मैंने लिखा नहीं आया तो समझते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, देखो इसमें डेट लिख देते तो और अच्छे से समझ आएगा। डेट स्फीयर मतलब ये सेंटर है, कोई स्फीयर का सेंटर है, मतलब स्फीयर का सेंटर है। फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर स्फीयर से बनता है, पता है। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से बना है उसका सेंटर है। मीन्स मैं कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करता हूँ, सॉरी कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। लेट टेक कनकेव मिरर मैंने बनाया, ये ऐसा ही होता है। तो डेफिनेशन में क्या है, स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म। तो मैं स्फीयर को पूरा कर लेता हूँ, तो मेरे ये पूरा स्फीयर हो गया मान लेते हैं। तो इसका जो सेंटर होने वाला है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सर्कल इन भी सेंटर में होता है, तो तुमको पता ही होगा। तो इसको ही मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट लाइक इट, जैसा ये है वैसा ही मैं मान लेता हूँ। उसके लिए मान लेते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए, सॉरी कन्वेक्स मिरर था ना, वन सेकेंड कन्वेक्स मिरर। सो लेट शीट फॉर कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के लिए ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि कन्वेक्स मिरर का भी सेंटर इसी ओरिएंटेशन में होता है, यही है सेंटर। लेकिन फॉर कनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग इज इन दिस साइड, इज इनसाइड, नो इनसाइड नहीं लिखते, इनसाइड से तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड पे रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में है। कन्वेक्स के लिए, फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड नहीं है। मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है कन्वेक्स मिरर का, बट उसके अपोजिट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। तो ये वाली बात याद रखना। सेकेंड थिंग इज नाउ द अदर थिंग इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज लेस लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज, इसकी डेफिनेशन भी क्या होने वाली है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर
द स्फेयर फ्रॉम विच द स्फेयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म। सिंपल। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। जैसे अभी कन्वेक्स मिरर के ले लेते हैं, सॉरी कनकेव मिरर, कनकेव है, ये एक स्फेयर से बना होगा, स्फेयर है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इनके बीच का ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंट बाय आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज रिप्रेजेंट बाय सी, दिस इज रिप्रेजेंट बाय सी। नाउ टेक वन सेकेंड, ये क्या हो गया। नाउ टॉक अबाउट प्रिंसिपल एसेस, principal one second, what was Paul, we talk about Paul. Paul is the जियोमेट्रिकल सेंटर, या फिर तुम सेंटर भी लिख सकते हो, जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब इसको थोड़ा समझते हैं, स्फेरिकल मिरर ये क्या होता है। द स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जियोमेट्रिकल सेंटर में क्या डिफरेंस, पॉल में क्या डिफरेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो पूरे स्फेयर का सेंटर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेयर का सेंटर था। बट पॉल में क्या होता है, पॉल इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पॉल हम मानते हैं कि वो इधर है, वो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, तो दिस इज कंसिडर्ड है द पॉल। तो ये डिफरेंस होता है इस सीओसी और पी पॉल में। ये रे हो गई पास, तो इसको मैं मान लेता हूँ पॉल, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नाउ टॉक अबाउट अनदर थिंग इज दैट प्रिंसिपल एसेस। प्रिंसिपल एसेस कुछ नहीं, दिस इज एन इमेजिनरी एसेस, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। ये वाली एक लाइन याद रखना, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक्चुअल में नहीं होती है, कोई मिरर में एक्चुअल में नहीं होता है। इमेजिनरी लाइन passes through पॉल एंड सीओसी से जो पास करती है, पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, उसको प्रिंसिपल एसेस बोलते हैं। सिंपल। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। नाउ वी हैव प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, लेट टेक न्यू पेज। नो, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस को थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल फोकस, पहले मैं इसका डायग्राम, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तुमको, तुम्हारे लिए। प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस पे लाई करता है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाई ऑन अ प्रिंसिपल एक्सेस वेयर द रेज parallel to the principal axis, either actually intersect or appear to be intersect। नाउ ये मैंने क्या लिख दिया उसको समझते हैं। एक पॉइंट याद रखना है, इस पॉइंट लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सेस, रेज इसमें पैरेलल रेज आती है, कि पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सेस के, विच आइदर एक्चुअली इंटरसेक्ट और अपीयर टू बी इंटरसेक्ट। नाउ हम समझते हैं फॉर अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का एग्जांपल लेते हैं, फिर कन्वेक्स का लेंगे। मैंने बोला रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ पी, इस पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ सेंटर। मैंने बोला देखो, हाँ 1 सेकेंड, ये पॉइंट भी याद रखना है। पैरेलल रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारे काम में का। पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आती है, एंड पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आती है, एंड इन्फिनिटी, ये इंपॉर्टेंट याद। पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आती है और इन्फिनिटी को ही जाती है, इन्फिनिटी से आती है, आती भी इन्फिनिटी से है, एंड जाती भी इन्फिनिटी से है। तो ये वाली पॉइंट याद, ये लाइन याद रखना। तो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आई, इधर कुछ इन्फिनिटी होगा दूर, पैरेलल रेज आई, ऐसे आया, ऐसे आया। नाउ ये एक पॉइंट पे मीट कर जाता है, दे मीट एट 1 पॉइंट। यार मान लो कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फोकस, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस। वी रिप्रेजेंट इट बाय अ कैपिटल एफ, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और कनकेव मिरर। और दिस इज, इसको मैं अगर मैं और बहुत सारी रेज लाता हूँ, वो ये दोबारा मीट कर गई इधर, ये दोबारा मीट कर गई इधर, ये तो जिसको ये मैं बोलता हूँ ये एक्चुअली इंटरसेक्ट
दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ये इंटरसेक्ट कर रही है, और दैट्स वाई, क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इस कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है, रेज आर कन्वर्जिंग, मतलब रेज इसमें कन्वर्ज हो रहा है, रेज आर कन्वर्ज, कन्वर्ज हो रही है रेज। अब नाउ वी टेक एन एग्जांपल फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल लेते हैं। कन्वेक्स मिरर मैंने ड्रॉ करा, कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया मैंने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज माय पॉइंट पी, दिस इज माय, लेट्स सी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है, वापस भी इन्फिनिटी को जाती है, मैंने लिया ये। नाउ ये इंटरस है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मेरे को ये इधर मीट करती हुई मिलती है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। सो फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए 1 सेकेंड, और कन्वेक्स मिरर के लिए दे एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करी, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट मीन्स दे, ये डाइवर्ज हो गई, ऐसे रेज आई और ऐसे चली गई, मतलब रेज ऐसे आ रही है और जा ऐसे रही है, दूर जा रही है, मतलब डाइवर्ज, डाइवर्ज हो गई, तो इसको ही बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो इधर एक और लाइन भी लिख सकते हो इसकी जगह, तो द प्रिंसिपल एसेस विच एक्चुअली कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज, इस लाइन को भी लिख सकते हो। नाउ द प्रिंसिपल फोकस, दिस थिंग इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कुछ नहीं है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं और इसको कई कई बार फोकस भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, सिंपल फोकल लेंथ। फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, इसकी एक ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, फॉर स्फेरिकल मिरर कुछ स्मॉल एपर्चर, एपर्चर क्या होता है मैं वो बताने वाला हूँ, वो रह गया अभी, स्मॉल एपर्चर, उसके लिए फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस r/2। इससे क्या पता चलता है कि फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस, इससे पता चलता है द प्रिंसिपल फोकस लाई इन बिटवीन, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। नाउ आई विल यूज दी शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाला हूँ मैं इनका। सेवन थिंग इज दी, लास्ट थिंग इज दी अपर्चर, लास्ट थिंग इज अपर्चर, इसको भी समझना, थोड़ा सा टिक लेना। दिस इज कॉल्ड, इसको लिखता हूँ मैं डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसको समझते हैं मैंने क्या लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि ये कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है तुम्हारे लिए। अपर्चर मैं बना लेता हूँ उधर कनकेव मिरर, मैंने वापस से अपने पास कनकेव मिरर बना लिया, कनकेव मिरर बना लिया। सो दिस इज दी, मैं मान लेते हैं कि इन दो पॉइंट पे ये एंड हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया, तो ये जो होता है यही होता है अपर्चर, इसको ही बोलते हैं अपने पास अपर्चर। सो इन दिस चैप्टर वी विल डील, जिनका अपर्चर जो है, अपर्चर डायमीटर जो है वो वेरी वेरी लेस देन है देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ, इसको बोलते हैं अपर्चर। नाउ एक बार मैं रिवीजन दे देता हूँ ये सारी टर्मिनोलॉजी का। मैंने बनाया एक कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बनाया मैंने, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड पोल, पोल बोले तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी थिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर जिससे स्फेरिकल मिरर बना है, सिंपल। इधर ही यही होता है रेडियस ऑफ यही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर द रेडियस ऑफ दैट, रेडियस ऑफ द स्फेयर जिससे स्फेरिकल मिरर बनाया हुआ, सिंपल। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पर लाइट पैरेलल रेज या तो एक्चुअली मीट करती है या फिर वो डाइवर्ज हो जाती है, जस्ट लाइक इन कन्वेक्स मिरर के केस में डाइवर्ज हो जाती है। प्रिंसिपल फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कॉल है द फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट को बोलते हैं अपने पास अपर्चर। सो वी कंप्लीटेड इट्स
वी कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन टू लाइट, लाइट क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वी हम रे क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सारी टर्मिनोलॉजी समझा, स्फेरिकल में समझा, प्लेन में समझा। तो थैंक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बना रहता है, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश इमेज क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे। सो बाय बाय, थैंक्स।